हेलो एवरीवन, वेलकम टू एट पे। आज के इस वीडियो डिस्कशन में हम पढ़ेंगे आर्टिकल 22। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो आर्टिकल 22 के साथ साथ हम कुछ प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में भी देखेंगे, निवारक निरोध भी समझेंगे कि भारत में कब कौन सा प्रिवेंटिव डिटेंशन आया और इसका क्या महत्व था, क्या इससे फ़ायदे हुए और क्या इससे नुकसान हुए और क्यों ये इतिहास में इतने महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसकी परिभाषा। तो जो आर्टिकल 22 है उसमें अगर कोई गिरफ्तार किया जाता है या नज़रबंद किया जाता है तो वो क्यों किया गया है, इस चीज़ से उसकी सुरक्षा करता है कि क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है, उसकी कोई वजह है कि बेफालतू में गिरफ्तार किया गया। तो एक तो ये है, दूसरा है नागरिकों और गैर नागरिकों दोनों के लिए ये उपलब्ध है, चाहे वो भारत का हो या विदेशी हो, दोनों को सेम ट्रीटमेंट दी जाएगी इस आर्टिकल के तहत। यह प्रावधान गिरफ्तारी के मामले में व्यक्तियों के लिए कुछ क्रियात्मक सुरक्षा उपाय का विस्तार करता है। इसके अलावा ये जब कोई गिरफ्तार हो जाता है उसके बाद ये सामने आता है, इसे या ये पहले से इसका यूज नहीं कर सकता कोई, अगर उसे कोई गिरफ्तार किया जाता है तब। तो ये एक तरह से कुल मिला के कोई मौलिक अधिकार नहीं है, बस ये जब कोई गिरफ्तार होता है तो देख आता है ये तस्वीर में, ये आप समझ लीजिए। तो ये इसकी परिभाषा है सिंपल। अब आर्टिकल 22 में है क्या क्या, तो आर्टिकल 22(1), आर्टिकल 22(1) जो है, आर्टिकल 22(1) जो है वो कहता है कि अगर किसी को गिरफ्तार किया गया है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे बताना होगा कि उसे क्यों गिरफ्तार किया गया है। और दूसरी चीज़, उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने के लिए से वंचित नहीं किया जाएगा, राज्य उससे नहीं रोकेगा। तो ये दो चीज़ है पहले वाले में। दूसरे में क्या किया कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष लाना होगा। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि अगर उसे 24 घंटे में अगर किसी को कहीं से लाया जा रहा है, जैसे मान लो वो कन्याकुमारी में पकड़ा जाता है, केस है दिल्ली का, तो जो रास्ते का समय है वो नहीं हो वो उसको नहीं गिना जाएगा, उसे काउंट नहीं किया जाएगा। काउंट किया जाएगा वो समय जब वो उसको प्रिवेंट किया जाएगा, जेल में रख दिया जाएगा, उसके बाद का जो समय है उसके 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर देता है तभी उसके बाद उसे जेल में रख सकते हैं। अगर मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देता, मजिस्ट्रेट कार्यवाही के लिए नहीं बाधित करता है तो फिर उसे तुरंत 24 घंटे के भीतर ही छोड़ देना होगा। ये आर्टिकल 22(2) कहता है। इसके बाद आर्टिकल 22(3) क्या कहता है, 24 घंटे से ज़्यादा किसी व्यक्ति को हिरासत में नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा ये कुछ लोगों को नहीं मिला है, वो जैसे किसी शत्रु देश के व्यक्ति है, जैसे फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान से हमारी हमारी लड़ाई है, तो अगर पाकिस्तान का कोई व्यक्ति है तो उस पर ये लागू नहीं होता, उसे ये नहीं मिलता। दूसरा, मान लो कोई आतंकवादी आ जाता है तो उसे थोड़ी ना देंगे। तो ये वाला निवारक निरोध कानूनों के तहत गिरफ्तारी लोग। अब निवारक निरोध अभी मैं बताऊंगा क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है। प्रिवेंटिव डिटेंशन में कोई रखा गया है तो अगर कानून बना के रखा गया है, किसमें, विधानमंडलीय प्रक्रिया से बना हुआ कोई कानून है, ऐसा नहीं कार्यकारी प्रक्रिया के लिए नहीं है, विधानमंडलीय प्रक्रिया से बना हुआ कोई कानून है, तो उसके तहत यदि कोई किसी को गिरफ्तार किया गया है तो उसे भी फिर न्यायालय उस पर समीक्षा नहीं कर सकती। उसे भी हम समझेंगे कि कैसा क्या है। जो 22(4) है, 22 क्लॉज 4 है, वो कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को 3 माह से ज़्यादा जेल में रखना है, तो सबसे पहले तो 3 महीने तक कैसे जेल में रख सकते हैं, 3 महीने तक में रखने के लिए मजिस्ट्रेट का ऑर्डर होना चाहिए, डायरेक्ट नहीं रख सकते। अगर मजिस्ट्रेट ने कहा भी तो 3 महीने तक के लिए उसे प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा जा सकता है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखने के 3 महीने के भीतर ही 3 महीने में उसे छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ना है, उसने कुछ गुनाह किया है, ये प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात कर रहे हैं। एक दूसरा होता है जिसे बोलते हैं क्रिमिनल केस, क्रिमिनल केस की बात नहीं कर रहे हैं। प्रिवेंटिव डिटेंशन वो होता है, मैंने ये नहीं बताया, जिसमें किसी व्यक्ति को पहले ही अरेस्ट कर लिया जाता है, क्राइम करने के पहले ही।
जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसा व्यक्ति है जो कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि उसके भाषण या उसके क्रियाकलापों से देश में दंगा हो सकता है, कुछ ऐसे वो भाषण दे रहा है, तो उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है कि ये इंसान आगे हानिकारक हो सकता है देश के स्वास्थ्य के लिए, तो इसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति को जिसे निवारक निरोध के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया है, उसको 3 महीने तक जेल में रख सकते हैं, वो भी तब जब मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे। और 3 महीने से ज़्यादा अगर रखना है तो एक कमीशन बनाया जाएगा, और कमीशन या सलाहकारी बोर्ड कह सकते हैं उसे। सलाहकारी बोर्ड या कमीशन बनाया जाएगा जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी होंगे। अगर वो कहते हैं कि हाँ ठीक है, इसे उस कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन आती है कि हाँ ठीक है इसे रखना ज़रूरी है, तो जा कर के आगे बढ़ाया जा सकता है, 3 महीने से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, वरना नहीं। तो आर्टिकल 22(4) ये कहता है। नेक्स्ट आर्टिकल 22(5). आर्टिकल 22(5) जो है ये बताता है कि अगर कोई निवारक निरोध प्रिवेंटिव डिटेंशन बनाया भी गया है, उसके तहत किसी व्यक्ति को रखा गया है जेल में, तो उसे ये बताना होगा कि उसे गिरफ्तार करने का आधार क्या है। भले ही कोई अभी मैं बताऊंगा कौन कौन से 3-4 मैं बताऊंगा, आए तो 7-8 हैं, 3-4 मैं बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं कि कौन कौन से प्रिवेंटिव डिटेंशन भारत में आए हैं। तो अगर कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन का कानून बनाया गया है संसद द्वारा, तो राज्य सरकारें भी बना सकती हैं। तो संसद द्वारा अगर बनाया गया है तो वो उसका आधार क्या है, जैसे यूपी में भी अभी बना था। तो अगर ऐसा होता है तो उसका आधार क्या है, और उसके अलावा उसे शीघ्र से शीघ्र ये अवसर प्रदान किया जाएगा कि वो उसके विरुद्ध आवेदन दे सके कि क्योंकि उसको भी वकील चाहिए ये सब। तो ये चीज़ है आर्टिकल 22(5) में। इसके बाद आर्टिकल 22(6) कुछ खास नहीं है। आर्टिकल 22(7) जो है उसमें थोड़ा इसे संशोधन करके लाया गया था, और इसमें ये बताया गया था कि अगर प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत किसी का कोई कानून बनता है तो किस किस तरह से, इसमें बस यही बताया गया किस किस तरह से उसे सजा दे सकते हैं और कैसे अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती। तो ये है। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन देखोगे तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। अब प्रिवेंटिव डिटेंशन ये निरोध 2 प्रकार के हो सकते हैं, दंडात्मक और निवारक। दंडात्मक मतलब क्रिमिनल, और निवारक प्रिवेंटिव। तो इसमें क्या होगा, प्रिवेंटिव वाले में क्या होगा, निवारक में क्या होगा। दंडात्मक तो आपको सबको पता है, जैसे कोई ऐसा केस होता है, कहाँ कोई केस होता है जैसे 302, 307 इस तरह का कोई केस होता है, तो उसे सीधे सीधे सजा होगी। सजा कहाँ से स्टार्ट होगी ये देख लो। इसमें इसमें जिला न्यायालय, अगर मर्डर का केस या ऐसा कुछ है तो जिला न्यायालय, जो जिला का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, उसमें उसमें शुरू होगा इसका हेयरिंग, उसमें ही सुनवाई होगी, उससे ऊपर नहीं हो सकती। जिला जिला से ऊपर नहीं हो सकती, जिला न्यायालय। जिला न्यायालय से ऊपर नहीं हो सकती, जिला न्यायालय में शुरू होगी। उसके बाद अगर उसे जिला न्यायालय में उसे सजा दी जाती है तो फिर वो हाई कोर्ट जाएगा, वहां भी सजा मिल जाती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, नहीं भी मिलती है तो विपक्ष जाएगा, मतलब दूसरा वाला पक्ष जिसने जो इसके खिलाफ था किसी व्यक्ति के, तो वो जाएगा। सिंपल है, आप ये सबको पता है, सब ऐसा ही होता है। निवारक निरोध, निवारक निरोध क्या है, निवारक निरोध वो है जिसमें किसी व्यक्ति को पहले ही नजरबंद कर दिया जाता है या जेल में डाल दिया जाता है, या कोई कानून ऐसा बनाया जाता है, पहले से बना के रखा जाता है देश में, जैसे 2008 में बना था एनएसए। ठीक है, एनएसए को थोड़ा कठोर कर दिया गया था। हाँ, तो हम कहाँ थे, दंडात्मक तो आपको सबको पता है, क्रिमिनल। और इसमें क्या है, पहले ही हिरासत में ले लिया जाएगा, और बाकी उसका क्राइटेरिया मैंने बता दिया कि कैसे कैसे लिया जाएगा। जब तक हाई कोर्ट का जज के साथ बैठी हुई एक पैनल बनाई जाएगी, उस पैनल के कहने पर ही 3 महीने से ज़्यादा हो सकता है,
और अगर किसी को पकड़ा गया है और मजिस्ट्रेट के पास लाया गया है, तो अगर मजिस्ट्रेट मना करता है तो उसको 24 घंटे के अंदर छोड़ देना होगा। अगर मजिस्ट्रेट अलाउ करता है तो 3 महीने तक उसको जेल में रख सकते हैं। मीसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी, ये आया 1900 ही, बड़ा ही रोचक है। किसी दिन इसकी पूरी बात करेंगे, अभी तो आर्टिकल 22 को अच्छे से पढ़ लेते हैं। 1971 में आया था। 1971 से 1977 तक रहा और उसके बाद इसको जनता दल सरकार द्वारा इसे हटा दिया गया। 1977 में इमरजेंसी हटी, उसके बाद जनता दल की सरकार आई और उन्होंने हटा दिया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा, असल में आज की डेट में जो भी आपको नेता दिखते हैं ज़्यादातर, अटल बिहारी वाजपेयी जी तो अब नहीं रहे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, इसके अलावा लालू प्रसाद यादव, शरद यादव और भी बहुत सारे नेता थे और मुझे नाम अभी ध्यान नहीं आ रहा। और भी बहुत सारे नेता थे, अरुण जेटली साहब, ये सब इस केस में जेल में थे, मीसा के तहत जेल में थे। जो मीसा के तहत जेल में गया तो शायद उसकी किस्मत बन गई। तो इसको किसने बनाया था, किसके सरकार के समय आया था, तो आप सभी जानते हो इस समय किसकी सरकार होगी, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। इंदिरा गांधी की सरकार में इमरजेंसी लगी थी और लगभग 2 साल 1 महीने की इमरजेंसी थी। इतने दिनों तक ये सारे नेता, ये बड़े बड़े जो भी नेता दिग्गज हैं, ये सारे जेल में रहे। इसके बाद 1977 में जनता दल सरकार आई, क्या इंदिरा जी की सरकार गिर गई और ये हट गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद मीसा तो हट गया। मीसा हटने के बाद जब दोबारा कांग्रेस की सरकार आई 1980 में, तो उन्होंने फिर से राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एनएसए लाया। एनएसए में भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एनएसए आज भी चल रहा है तो ये बहुत खास है, इसको अच्छे से पढ़ना है। जो एनएसए है उसमें जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं वो निवारक निरोध के तहत उपयोग करती हैं, सिंपल है ये। इसके अलावा सार्वजनिक व्यवस्था बाधित ना हो, इसके लिए भी इसे देखा जाता है। और इसके बाद 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये थोड़ा सा टफ था, हालांकि इसमें गिरफ्तारी उतनी नहीं हुई जितनी मीसा में हुई। मीसा में सबसे ज़्यादा गिरफ्तारी हुई, लेकिन थोड़ा सा ये कठोर था क्योंकि उसमें इतना नहीं था। इसमें 12 महीने तक, उस समय तो खैर इमरजेंसी लगी थी तो वो कितनी टाइम भी रख सकते थे, उनकी मर्जी थी। लेकिन इसमें सीधे सीधे प्रावधान ही थे कि 12 महीने तक किसी को जेल में रखा जा सकता है बिना किसी सुनवाई के। सीधे ले गए, डाल दिए। अगर सरकार को लगता है हाँ ये गड़बड़ है, देश के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए गड़बड़ है, सीधे जेल में डाल दिया, वो पड़ा है। ये है 12 महीने तक उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। उसके बाद ही जाकर वो अर्जी एप्लीकेशन दे सकता है कि एप्लीकेशन सुनने देने की उसको जो है इजाज़त 12 महीने बाद ही मिलेगी। कुल मिला के ये जो एनएसए है वो कुछ ऐसा था, जब मीसा हटा तो कुछ तो लाना था। सरकार को ज़रूरत ऐसी लग रही थी कि कुछ ना कुछ चाहिए, कोई ना कोई ऐसा कानून हो जिससे काम चलता रहे। तो उन्होंने मीसा की जगह एनएसए लगा। तो एनएसए पहले से चलता आ रहा था, हालांकि उसका यूज़ बंद हो गया था, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट में था और अंग्रेज़ों द्वारा बंगाल में यूज़ किया जाता था 1818 के टाइम। उसके बाद यही सेम तरीके का कानून 1919 में रोलेक्ट एक्ट में आया और उसके पहले भी ये लागू था जब इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में विजयी था। तो उन्होंने पहले ही लगा दिया था ऐसा एक कानून जिससे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे कोई विद्रोह हो तो उसे दबाया जा सके। तो बहुत लोगों को इसके तहत गिरफ्तार किया गया था। फिर रोलेक्ट एक्ट आया जिसके खिलाफ बहुत सारे आंदोलन भी हुए, तो ये तब से लागू था। तो इसे ही क्या नाम था उनका, इंदिरा गांधी जी ने उठा करके फिर से वापस रख दिया। इसके बाद 1950 में निवारक निरोध अधिनियम लाया गया था। ये मैं पहले बता चुका हूँ। निवारक निरोध अधिनियम के तहत ए के गोपालन साहब को
गिरफ्तार किया गया था, फिर उनके ऊपर ये सब लगा दिया गया था। अब इसके साथ विवाद है कुछ। विवाद यही है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसे बताना होता है कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। दूसरी चीज़, अगर किसी को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसे वकील मिलता है। बिना वकील के उसे गिरफ्तार नहीं किया जाता, मतलब उस समय नहीं, कुछ टाइम बाद वो वकील से अपने मिल सकता है और उसे केस लड़ सकता है। लेकिन अगर किसी के ऊपर इस तरह के प्रिवेंटिव डिटेंशन लगते हैं, तो उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाता है। उसे किसी प्रकार का कोई कानूनी वो उपचार मिलता ही नहीं है, सीधे-सीधे उसे जेल में ही डाल दिया जाता है। तो 22(1) में ये लिखा गया है कि अगर किसी को ऐसे पकड़ेंगे, तो उसे बताना पड़ेगा कि क्यों पकड़ा गया है। तो एक इसके साथ ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है, अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है, तो मौलिक अधिकारों के अलावा सीआरपीसी की धारा 50 के तहत भी उसे ज़मानत का अधिकार है। ज़मानत के बारे में उसे सूचित किया जाता है कि उसे ज़मानत कब मिलेगी और कैसे मिल सकती है। तो ये चीज़ का उसे अधिकार है। लेकिन अगर किसी को क्यूरेटिव प्रिटेंशन के तहत गिरफ्तार किया गया, तो उसे इस चीज़ से अवज्ञा रखा जाता है, जितने महीने का या जितने साल का उसमें प्रावधान होता है। किसी में 3 महीने का, किसी में 6 महीने का, किसी में 1 साल का। तो ये इसमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके बाद यूएपीए आता है। यूएपीए भाजपा सरकार के द्वारा लाया गया। जब ये अभी 2013 के बाद आई, तो यूएपीए का प्रावधान किया गया। इसका फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। ये हालांकि आ चुका था पहले 1976 में, लेकिन दोबारा से उसे फिर से जीवित किया भाजपा सरकार ने। इसमें कुछ हालांकि चल रहा था ये, लेकिन इसमें कुछ 2019 में कुछ इसमें बदलाव किए गए और इसे और सख्त कर दिया गया। तो इसमें बदलाव करके पहले था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ही इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इजाज़त दे सकती है, या किसी को पकड़ा जाता है इसके तहत, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ही कह सकती है कि हाँ, पकड़ सकते हो। लेकिन अभी इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इसमें क्या कह दिया गया है कि डीएसपी रैंक का अगर है या एसीपी रैंक का कोई ऑफिसर है, तो वो भी इजाज़त दे सकता है, उससे भी वो भी कार्यवाही कर सकता है इस पे। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बदली गई हैं। इसके बाद कुछ और हैं। इसके बाद ये 2-3 और हैं, टाडा, पोटा और ये कॉफ़ी पोसा विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम के तहत आते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा-थोड़ा बता दे रहा हूँ। तो इसमें जैसे ये मेन है मुद्रा या तस्करी के लिए, मुद्रा की तस्करी, गलत-सलत नोट आती हैं, ये सब की तस्करी के लिए है। ये जो है टाडा, टाडा आया था, ये तो 1974 में आया था। 1985 में आया, 1995 में ख़त्म हो गया। तो 1985 से 95 के बीच इससे बहुत सारी गिरफ्तारी हुई। टाडा के तहत संजय दत्त को भी जेल में रखा गया था, ऐसे याद रख लेना। उसके बाद टाडा हटा, भाजपा सरकार आई, भाजपा सरकार ने लागू किया पोटा। पोटा पोटा 2002 से 2004 तक रहा। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई और उन्होंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा इसमें बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो रही है, इसे हम हटा देंगे। तो ये कांग्रेस जो मीसा लाई और टाडा लाई, वो पोटा को बोल रही है कि बहुत ज़्यादा जो भी है। तो ये 2004 में हट गया। उसके बाद अभी इस समय यूएपीए चल रहा है, जिसमें 2019 में बदलाव हुए हैं। तो इस तरह से तो ये सारे अपवाद हैं आर्टिकल 22 के, इसलिए बताया मैंने। आर्टिकल 22 के अपवाद हैं। आर्टिकल 22 आप बहुत सिंपल है, 10-15 लाइन की चीज़ें हैं, उसको अच्छे से पढ़ लो। और इतना ही था आर्टिकल 22 में। आर्टिकल 23 के साथ मिलेंगे नेक्स्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवे स्टडी।